नमस्ते दोस्तों। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें जिससे आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 11 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे रिसर्च में ओशन के नीचे जो है फ्रेश वाटर का रिजर्व पाया गया है। इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। 1960 में कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने न्यू जर्सी में बोर होल ड्रिल करके पाया कि ओशन के नीचे बड़ी मात्रा में जो है मीठे पानी का रिजर्व है। आंकड़ों की अगर बात करें तो पृथ्वी पर कुल जो पानी का कुल मात्रा है 1.386 अरब किलोमीटर क्यू जो है पानी का मात्रा है, जिसमें लगभग 97.5% जल जो है वो खारा पानी है। ठीक है, और मात्र जो है 0.3% जो है वो मीठे पानी है, जिसका अर्थ है कि शेष ताजा पानी जो है वो भूमिगत है, जिसमें समुद्र तल पर या फिर उसके नीचे भी जो शामिल रिजर्व पाए जा रहे हैं उसमें भी जो है फ्रेश वाटर्स है। तो इस आर्टिकल में फ्रेश वाटर के हर एक एस्पेक्ट को बात कर लेंगे और यूएन क्लॉज जो कि समुद्र से संबंधित कानून बनाता है। लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश जो है इसके नियम का पालन करते हैं, खासकर समुद्र में, उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो के लास्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो यूपीएससी के पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कल जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल के थ्रू जो है जमानत दे दी गई है। तो इसलिए जो है वर्तमान समय में अंतरिम बेल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके बारे में हम लोग अंतरिम बेल के हर एक कंडीशंस को पढ़ेंगे कि किस तरह से अंतरिम बेल दिए जाते हैं, और सीआरपीसी से संबंधित सभी कानूनों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। इसमें चारों बेल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे: रेगुलर बेल, डिफॉल्ट बेल, एंटीसिपेटरी, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, हर एक बेल के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अल्फा फोल्ड 3 का निःशुल्क उपयोग इसके आंतरिक तंत्र की जांच तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो अल्फा फोल्ड 3 होता क्या है? अल्फा फोल्ड 3 का नया संस्करण है जो प्रोटीन फोल्डिंग से आगे की तकनीकों का विस्तार करता है। इसका महत्व क्यों है? तो यह डीएनए सहित अन्य सूक्ष्म जैविक तंत्रों का व्यवहार की आने वाले क्रियाओं की भविष्यवाणी करता है, जहां शरीर आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है और आरएनए जो डीएनए से प्रोटीन तक जानकारी स्थानांतरित करता है। हर एक चीज को जो है हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल है फ्रेश वाटर से संबंधित। इसमें राइटर के द्वारा क्लियर कहा जाता है कि किसी ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी कि खारे महासागर के नीचे भारी मात्रा में जो है फ्रेश वाटर यानी कि ताजा पानी मौजूद है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1960 में यूएसए के कुछ शोधकर्ताओं ने न्यू जर्सी के तट पे बोर होल ड्रिल की और अप्रत्याशित रूप से फ्रेश वाटर पाया गया। तभी से जो है पहली बार जो ये शोधकर्ताओं को प्राप्त हुआ था कि ओशन मतलब कि महासागर के नीचे जो है फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा रिजर्व है। इसी तरह समय के साथ वियतनाम में और यहां तक कि अन्य देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ताजे पानी की खोज के नए स्रोत की खोज की, जैसे काला सागर के तल पर समुद्र के नीचे एक नदी की खोज हुई जहां पे भी बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर पाया गया। इसी से जो है उम्मीद लगाया गया सभी शोधकर्ताओं के द्वारा कि हर एक जगह जो है ओशन के नीचे जो है फ्रेश वाटर का रिजर्व है। ठीक है, वही बातें स्लाइड्स में दी गई है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि पृथ्वी पर पानी का कुल मात्रा कितना है, तो आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा जो है लगभग 1.386 अरब किलोमीटर क्यूब अनुमानित है। इतना ज्यादा जो है पृथ्वी पर पानी है कुल मिलाकर। ठीक है, चाहे वो खारा पानी हो या फ्रेश वाटर, जिसमें लगभग 97.5% जो टोटल वाटर है वो खारा पानी है और 2.5% जो है वो मीठा पानी है। तो इस मीठे पानी में से केवल 0.3% ही मीठा पानी जो है वो सतह पर है, वो भी तरल पदार्थ में, जिसका सिंपल अर्थ है कि 2.5% में मात्र 0.3% सतह पर है। बाकी जो है वो पानी भूमिगत है, जिसमें समुद्र तल पर या उसके नीचे भी जो है फ्रेश वाटर शामिल है। तो यह मानते हुए कि ताजा पानी एक
घटता हुआ संसाधन है। लगातार जो है वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को समस्याएं हो रही है, पानी की लगातार जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो देश अपने समुद्री क्षेत्रों के भीतर समुद्र तल के ऊपर या नीचे से मीठे पानी की खोज और दोहन शुरू कर देंगे। अंततः देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से आगे अन्वेषण का विस्तार करेंगे। तो मेन समस्या यहां पे इसी की बात की जा रही है, यूएन क्लॉज, ठीक है, जिसे आमतौर पर क्षेत्र या एरिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी कन्वेंशन 1982, तो यूएन क्लॉज को ही कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसी की बात यहां पे की जा रही है। तो यूएन क्लॉज 1982 में ही जो है इस क्षेत्र को एरिया घोषित किया गया था, इसी के भाग 11 के अंतर्गत कहा जाता है। तो यूएन क्लॉज के तहत क्षेत्र को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे परे समुद्र तल और उसके उप मिट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे मानव जाति की साझी विरासत के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सभी के उपयोग और लाभ के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब जान लेते हैं यूएन क्लॉज के बारे में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो समुद्र के कानून पे यूएन क्लॉज 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसे समुद्र का कानून भी कहा जाता है। यह समुद्री क्षेत्र को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसको हम लोग फिगर में भी देख लेंगे। आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। तो उच्च समुद्र की ही बात की जा रही है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे परे जो क्षेत्र है जहां पे किसी भी देश की संप्रभुता नहीं है, वहां पे ही खास के जो फ्रेश वाटर है उसके स्रोत को ढूंढने के लिए लगातार शोध करने की बात की जा रही है। तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है और यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी स्थिति प्रदान करता है। यह तटीय राज्यों और महासागरों में नौ परिवहन करने वाले राज्यों द्वारा अपतटीय शासन के लिए रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं या कोस्टल एरिया है वहां पे लॉ को निर्धारित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है यूएन क्लॉज। यह न केवल तटीय राज्यों के अपतटीय क्षेत्रों को जोन करता है, बल्कि 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में जितने भी देश के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। जबकि यूएन क्लॉज पर दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी तटीय देशों द्वारा हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया है। इसकी व्याख्या हमेशा से जो है विवादास्पद रहती है। लगातार जो है खास के साउथ चाइना सी में विभिन्न देश जो है वो चाइना से खास के जो है असहमत रहते हैं। चाइना के लगातार जो विस्तारवादी अप्रोच अपनाया जा रहा है उससे असहमत रहते हैं, ठीक है। पूर्वी चीन सागर में भी समुद्री विवाद अभी भी चल रहा है। तो अब देख लेते हैं जो यूएन क्लॉज के द्वारा बनाया गया है 5 मुख्य क्षेत्रों में जो विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला जो है वो आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, ठीक है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है टेरेस्ट्रियल सी होता है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल के बाद जो है 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो कंटीजियस जोन होता है। उसके बाद टोटल जो है 200 नॉटिकल माइल्स जो बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसी के बाद जो है वो हाई सी देखा जाता है। यहीं पे जो है लगातार फ्रेश वाटर के शोध के लिए जो है बात की जा रही है, ठीक है। वही बातें यहां पे विस्तार से मैं लिखा हूं कि जो बेस लाइन होता है, आधार रेखा, यह तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त तट के साथ कम पानी वाली रेखा होती है। उसके बाद आंतरिक जल क्या होता है, जो बेस लाइन के अंदर होता है, इंटरनल वाटर। तो आंतरिक जल आधार रेखा के भूमि की ओर का जल है जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है और प्रत्येक तटीय राज्य को अपने भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर भी पूर्ण संप्रभुता होती है, ठीक है। और आंतरिक जल के उदाहरण में जैसे खाड़ियां, बंदरगाह, प्रवेश द्वार, नदियां और यहां तक कि झील भी शामिल होते हैं जो समुद्र से जुड़े होते हैं। आंतरिक जल से किसी भी विदेशी व्यक्ति को गुजरने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, बिना उसके परमिशन के। तो इनोसेंट पैकेज का तात्पर्य है कि पानी से होकर गुजरने से जो शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं है, हालांकि राष्ट्रों को इसे निलंबित करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखाओं से 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र की ओर फैला होता है, ठीक है।
यह अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल, उपमृदा और यहां तक कि हवाई क्षेत्र तक भी विस्तारित है। ये ध्यान रखेगा। प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी इसी को कहा जाता है। लेकिन तटीय राज्यों के अधिकार जो हैं वो प्रादेशिक समुद्र के माध्यम से जितने भी दूसरे देश के लोग होते हैं निर्दोष मार्ग द्वारा सीमित किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सन्निहित क्षेत्र, कंटिजियस जोन इसी को कहा जाता है सन्निहित क्षेत्र। तो सन्निहित क्षेत्र अपनी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक समुद्र की ओर फैला होता है। यह प्रादेशिक समुद्र और उच्च समुद्र के बीच में एक मध्यस्थ क्षेत्र होता है। ठीक है। यह टेरेस्ट्रियल सी और हाई सी के बीच में एक मध्यस्थ क्षेत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रादेशिक समुद्र के विपरीत सन्निहित क्षेत्र केवल समुद्र की सतह और तल पर किसी राज्य को अधिकार क्षेत्र देता है। यह हवाई और अंतरिक्ष अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंटिजियस जोन जो है वो हवाई और अंतरिक्ष अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब देख लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक जोन। इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके निकट एक ईईजेड का दावा कर सकता है जो उसकी आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र की ओर फैला होता है। और अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए एक तटीय राज्य में क्या क्या होता है, तो समुद्री तल और उपमृदा के प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वे जीवित हो या फिर निर्जीव, की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से संप्रभु अधिकार होता है। पानी, धाराओं और हवा से ऊर्जा के उत्पादन जैसी गतिविधियां करने का भी उस देश को अधिकार होता है। प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र के विपरीत एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केवल उपयुक्त संसाधन अधिकार की अनुमति देता है। यह किसी तटीय राज्य को बहुत सीमित अपवादों के अधीन नेविगेशन या फिर ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या फिर सीमित करने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है। हाई सी, ऊंचे समुद्री लहर। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे जो उसके आगे होते हैं 200 नॉटिकल माइल से, वहां पे समुद्र की सतह और जल स्तंभ को उच्च समुद्र कहा जाता है। इसे सभी मानव जाति की साझी विरासत माना गया है। यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है। किसी भी देश का यहाँ पे अधिकार नहीं होता है। तो राज्य इन क्षेत्रों में तब तक गतिविधियां संचालित कर सकते हैं जब तक वे शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और समुद्र के नीचे अन्वेषण के लिए। तो यहाँ पे यही मुद्दा उठा है कि फ्रेश वाटर के लिए जो शोध करना चाह रहे हैं देश, यहीं पे यूएन क्लॉज की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि समुद्र का नियम क्या कहता है। यूएन क्लॉज इस विषय पर अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कानून पेश करता है और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून समुद्र के कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। इसी में कहा जाता है कि यूएन क्लॉज को संविधान और महासागरों के शासन को कवर करने वाले एकल व्यापक पाठ के रूप में भी जाना जाता है। प्रादेशिक सागर और सन्निहित क्षेत्र पर कन्वेंशन, उच्च समुद्र पर कन्वेंशन, मछली पकड़ने, ये सारे सेक्टर्स के लिए जो है यहाँ पे कानून बनाया जाता है यूएन क्लॉज के द्वारा। ठीक है। और संरक्षण पर कन्वेंशन, उच्च समुद्र के जीवित संसाधन और महाद्वीपीय सेल पर कन्वेंशन बनाया जाता है। तो समुद्र के कानून पर जिनेवा कन्वेंशन 1958 अधिकांश मुद्दों को कवर करता है, क्योंकि यूएन क्लॉज और ये जिनेवा कन्वेंशन ज्यादातर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है। यहाँ पे मेन मुद्दा जो है यूएन क्लॉज के आर्टिकल 311 का है। ठीक है। इसमें क्लियर कहा जाता है कि सिर्फ वही देशों को हाई सी में अन्वेषण करने का, शोध करने का अधिकार है जो इसके हस्ताक्षर करता है, यूएन क्लॉज के जो हस्ताक्षर करता है। लेकिन यहाँ पे एक छूट और दिया गया है, यूएन क्लॉज के हस्ताक्षर करता हो या फिर जेनेवा कन्वेंशन के, दोनों को यह अधिकार दिया गया। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि यूएसए जो है वो यूएन क्लॉज का हस्ताक्षर करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है जेनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। क्लॉज में क्लियर कहा गया है कि वही लोग एप्लीकेबल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूएन क्लॉज या फिर जेनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तभी जाकर जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के परे जो हाई सी है वहां पे अन्वेषण करने में सक्षम होंगे। ठीक है। संसाधन या फिर रिसोर्सेज, वही चीजों को रिसोर्सेज माना जाता है जो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसियस मिनरल्स रिसोर्सेज हो, तभी जाकर जो है आप लोग वहां पे शोध कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बात पूछा जा रहा है कि फ्रेश वाटर जो है अगर रिसोर्सेज का पार्ट है तब तो जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश है वहां पे शोध कर पाएंगे, अगर पार्ट नहीं है तो फिर शोध नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, रिसोर्सेज और एरिया के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है। ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब देख लेते हैं अन्वेषण का एक क्षेत्र
जैसा कि वर्तमान घटनाओं से पता चल रहा है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के कारण होगा, पानी की कमी के कारण लड़ा जाएगा। तो यह देखते हुए आने वाले वर्षों में ताजा पानी बहुत ही दुर्लभ और महंगी वस्तु बन जाएगा। यह क्षेत्र मीठे पानी की खोज और निष्कर्षण के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में बहुत ही योग्य है। हाई सी की बात की जा रही है, ठीक है। तो जिस तरह से तेल के कुएं की खोज की गई और भविष्य में उपयोग के बाद जो है उन्हें ढक दिया जाएगा, इसलिए जो है लगातार ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। लगातार जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बचाया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर सके इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। तो उसी तरह से जो है ताजे पानी के कुओं की भी लगातार जो है ताजे पानी के स्रोत की खोज की बात की जा रही है और भविष्य में जो है इसका उपयोग कम करके और इसको भी बचाया जा सकता है। तो समुद्र के कानून को नियंत्रित करने वाले कई कानूनों के साथ एकीकृत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र जैसे ताजा पानी से परे संसाधन की उन्नति को नियंत्रित और विशिष्ट कानून और शब्दावली की कमी के कारण जो है क्षेत्र एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से विवाद को आकर्षित कर रहा है कि एरिया को निर्धारित करने की जरूरत है। इसलिए जो है यूएन क्लॉज को फिर से एक बार अपने कानूनों का चर्चा करना होगा, खासकर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे जो क्षेत्र है वहां पे, ठीक है, कि किस तरह से जो है अन्वेषण किया जा सकता है वहां पे। तो यह देखते हुए कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे गतिविधियों की दिशा में लगन से कार्य कर रहा है और एक सौहार्दपूर्ण गैर विवादास्पद विधायी पाठ पर पहुंच रहा है। तो समुद्र के कानूनों में विभिन्न कमियों को संबोधित कर रहा है, विशेष रूप से क्षेत्र से ताजे पानी से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों को संबोधित करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ताजे पानी के स्रोत को हम लोग चिन्हित कर सके और यह भविष्य का मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जो है भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जो वास्तव में मानव जाति को लाभान्वित करेगा, न कि ढेर सारे पैसे खर्च करने, बल्कि पानी की तलाश करने और मंगल और चंद्रमा पर मानव बस्ती की योजना प्रस्तावित करने के बजाय जो है हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए फ्रेश वाटर के नए नए स्रोत को ढूंढने में जो है हमें कामयाबी मिलेगी। यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने फ्रेश वाटर के सोर्सेज के बारे में ध्यान से पढ़ा कि हम लोगों को अभी बहुत से सोर्स से पता चला है कि ओशन के नीचे जो है बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो उसके शोध कैसे किए जा सकते हैं, उसको खोजा कैसे जा सकता है, इसी के बारे में जो था कुछ क्लॉज दिए गए थे, खासकर आर्टिकल 311, ठीक है, जिसमें बहुत से प्रावधान किए गए थे। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। कल जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो है अंतरिम बेल दी गई, इसलिए जो है यूपीएससी के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है अंतरिम बेल। और इसके अलावा जितने भी 4 प्रकार के बेल होते हैं उसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनको कैसे कैसे जो है अभी अंतरिम बेल मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत के आसपास का कानून जिसे अस्थायी या फिर अंतरिम रिहाई, ये ध्यान रखिएगा कि 1 जून तक ही जो है इन्हें बेल दिया गया है, ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास की कानूनी गाथा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क के संबंध में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून 2024 तक जो है अंतरिम जमानत दे दी है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं अंतरिम जमानत का कानून होता क्या है। तो अंतरिम जमानत जो मुख्य रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के द्वारा शासित है। ध्यान रखिएगा कि जो अंतरिम बेल है वो सीआरपीसी 1973 के थ्रू है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर बेल जो होता है वो सीआरपीसी 437 या फिर 439 के द्वारा दिया जाता है। 437 सेशन कोर्ट में और 439 जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। डिफॉल्ट बेल जो है सीआरपीसी 163 के द्वारा दिया जाता है। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, अगर कोई बड़ा मामला है जिसमें सजा जो है वो लगभग 10 साल से ज्यादा होगी, ठीक है, तब जाकर जो है उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए समय 60 से 90 दिन मांगा जाता है। तब अगर 60 से 90 दिन पूरे हो जाते हैं और फिर भी जो है जांच पूरा नहीं होता है, तब किसी भी जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति है उसको डिफॉल्ट बेल का रिक्वेस्ट करने पे दिया जा सकता है बेल। और ये एक एक्यूज्ड का राइट है, ठीक है। डिफॉल्ट बेल जो है एक एक्यूज्ड का राइट के रूप में है, जिसे आर्टिकल 21 के द्वारा भी सुरक्षित किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल जिसको कहा जाता है अग्रिम बेल, मतलब कि जेल से पहले बेल, ठीक है, जेल से पहले बेल, ध्यान रखिएगा।
और अंतरिम बेल जो होता है, जो हम लोग ये आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, ये होता है सीआरपीसी के 439 से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 439 के थ्रू अंतरिम बिल दिया जाता है। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सीआरपीसी के क्या प्रावधान है। तो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 आरोपी व्यक्ति को अंतरिम जमानत सहित जमानत देने का प्रावधान देता है। तो धारा 437 क्या है? तो गैर जमानती अपराध, ठीक है, नॉन बेनेबल अपराध के लिए जो है आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के लिए सत्र और मजिस्ट्रेट दोनों अदालतों को अधिकार देती है। यह उन शर्तों को भी निर्दिष्ट करता है जिसके तहत जमानत दी जा सकती है। उसके धारा 439 जमानत के संबंध में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की विशेष शक्तियों का प्रावधान करता है। यह इन अदालतों को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने की अनुमति देता है जो उनके समक्ष लंबित किसी भी मामले या किसी अन्य मामले या कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतरिम जमानत देने का क्या क्या आधार होता है। पहला आधार है मेडिकल आपातकाल की स्थिति। यदि अभियुक्त किसी चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति से पीड़ित है जिस पर तत्काल ध्यान देना या उपचार करना आवश्यक है तो जाकर जो है अंतरिम जमानत दी जाती है। उसके बाद प्रथम दृष्टया मामला न हो, जब आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो तो आगे सबूत पेश होने तक अंतरिम जमानत दी जाती है। उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई में देरी, यदि मुकदमे की कार्रवाई में महत्वपूर्ण देरी होती है जिसके कारण दोष सिद्धि के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है तो अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद अपवादी परिस्थितियां, उपरोक्त आधारों के अंतर्गत नहीं आने वाली असाधारण स्थितियों में जहां न्याय या फिर समानता के हित में अस्थायी रिहाई आवश्यक समझी जाती है तो अंतरिम जमानत दी जाती है। तो ये चारों आधार जरूर ध्यान रखिए जिसके कारण अंतरिम जमानत दी जाती है। मेडिकल, ठीक है, उसके बाद अगर डायरेक्ट उसके लिए खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है एक्यूज के खिलाफ तब जाकर दे जाता है। उसके बाद मुकदमे में देरी हो रही है या फिर अपवादी परिस्थितियां। तो अंतरिम जमानत के बारे में और कुछ चीज जान लेते हैं, जैसे न्यायिक विवेक क्या है। तो अंतरिम जमानत देना न्यायिक विवेक का मामला है। अदालत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से इस विवेक का प्रयोग करती है। अंतरिम जमानत देने का निर्णय करते समय अदालतें न्याय के हितों, अभियुक्त के अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी विचार करता है। तो शर्त क्या क्या है अंतरिम जमानत का? तो अदालतें अंतरिम जमानत देते समय आरोपी की कानूनी कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का रोकने के लिए शर्त लगाती है। और इन शर्तों में पासपोर्ट सरेंडर करना, जमानत प्रदान करना और कुछ व्यक्तियों से संपर्क करने से बचना या नियमित रूप से अदालत की सुनवाई में भाग लेना शामिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अंतरिम जमानत की अवधि क्या होती है? तो अंतरिम जमानत आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि के लिए दी जाती है, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल को 1 जून के लिए दिया गया है। उसी तरह अक्सर अगले निर्धारित अदालती सुनवाई तक या किसी विशेष घटना तक, जैसे कि जांच या मुकदमे के समापन तक, ठीक है। मामले की प्रगति के आधार पर यदि आवश्यक समझा जाए तो अदालतें अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो अंतरिम जमानत का निरसन कब हो जाता है? जब इसे समाप्त कर दिया जाता है, यदि अभियुक्त अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन कर देते हैं या किसी नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ अतिरिक्त सबूत की खोज हो गई हो तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाती है। अपील या फिर समीक्षा तंत्र क्या है? तो अंतरिम जमानत देना या अस्वीकार करने के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है या उचित कानूनी चैनल के माध्यम से निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है। अब निष्कर्ष में क्या कहा जाता है कि भारत में अंतरिम जमानत जो है वो सीआरपीसी और न्यायिक मिसालों द्वारा शासित न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के हितों के साथ आरोपियों के अधिकारों को संतुलित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन के रूप में कार्य करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में इसकी भूमिका को समझने के लिए इसके प्रावधानों, आधारों और न्यायिक विवेक, शर्तों, अवधि, निरसन और अपीलीय तंत्र को समझना भी आवश्यक है, जिसे हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे अल्फा फोल्ड 3 होता क्या है, लगातार जो है न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। तो अल्फा फोल्ड 3 का निःशुल्क उपयोग इसके आंतरिक तंत्र की जांच तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो अल्फा फोल्ड 3 होता क्या है? तो यह अल्फा फोल्ड का नया संस्करण है जो प्रोटीन फोल्डिंग से आगे की तकनीक का विस्तार करता है। इसका महत्व क्यों है? तो यह डीएनए सहित अन्य सूक्ष्म जैविक तंत्रों के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। डीएनए सहित जितने भी अन्य सूक्ष्म जैविक तंत्र हैं उसके आने वाले कार्यों का भविष्यवाणी करता है, जहां शरीर अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है और आरएनए जो डीएनए से प्रोटीन तक जानकारी स्थानांतरित करता है, सभी के बारे में जो है अल्फा फोल्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो यह संभावित रूप से नई दवाओं और टीकों के निर्माण को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। अल्फा फोल्ड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो वैज्ञानिकों को मानव शरीर में कोशिकाओं को चलाने वाले सूक्ष्म तंत्र के व्यवहार को समझने में मदद करता है। प्रोटीन फोल्डिंग समस्या का समाधान के लिए 2020 में जारी अल्फा फोल्ड के शुरुआती संस्करण ने प्रोटीन फोल्डिंग समस्या को सफलतापूर्वक हल कर दिया था। तो जीव वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत प्रोटीन के सटीक आकार को निर्धारित करने की कोशिश में दर्शकों को बताया है, ठीक है, सभी को इस जानकारी से अवगत कराया कि अल्फा फोल्ड को अमीनो एसिड की एक श्रृंखला दी गई है जो एक प्रोटीन बनाती है और यह मिनटों के भीतर 3D आकार की भविष्यवाणी तैयार करती है, ठीक है। तो अल्फा फोल्ड ने बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत बड़ा कदम उठाया है, ठीक है, बहुत ही बेहतर कामयाबी प्राप्त की है। इसके जारी होने के बाद जो है जीव वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि खोज में तेजी लाने, मलेरिया और पार्किंसंस रोग के उपचार खोजने, कोरोना वायरस को समझने और इसी तरह की महामारी के लिए तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है अल्फा फोल्ड। तो 3D याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है, मतलब कि आज के न्यूज से ही ज्यादातर रिलेटेड है। जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत किन मामलों में लागू की जाती है? तो पहला ऑप्शन है जमानती अपराध, दूसरा जो है गैर जमानती अपराध, तीसरा जो है जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध दोनों, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन बी होगा। नॉन बेलेबल जब अपराध होता है तो उसी में जो है इस तरह का अग्रिम जमानत दिया जाता है, ठीक है। इसी को विस्तार से देख लेते हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत एक कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की प्रत्याशा में जमानत मांगने की अनुमति देता है। और इसका मतलब यह है कि आरोपी किसी भी वास्तविक गिरफ्तारी से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाता है। इसी को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल, जेल से पहले बेल, ठीक है, इसी को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। एक और याद रखिएगा, ट्रांजिट बेल क्या होता है? ट्रांजिट बेल जब मान लीजिए केरला और तमिलनाडु की बात कर ले तो अपराध कोई केरला में किया है, लेकिन अगर सुनवाई तमिलनाडु में हो रहा है तो अगर तमिलनाडु वहां पे ट्रांजिट बेल देता है, अगर इंटर स्टेट का मामला है तभी जाकर जो है ट्रांजिट बेल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि पहला स्टेटमेंट है प्रोटीन अमीनो एसिड अवशेष की लंबी श्रृंखलाएं जो है जो विशिष्ट आकार में बदल जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है उचित रूप से मुड़े हुए प्रोटीन सामान्य रूप से कार्य करते हैं जबकि गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन दुर्बल करने वाली बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इनमें से कितने कथन जो है वो सही है? इसमें दोनों कथन जो है वो सही है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड अवशेषों की लंबी श्रृंखलाएं हैं जो विशिष्ट आकार में बदल जाती है। उचित रूप से मुड़े हुए प्रोटीन सामान्य रूप से कार्य करते हैं जबकि गलत रूप से मुड़े हुए प्रोटीन दुर्बल करने के वाली बीमारियों का कारण बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों कथन सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है चंद्रमा के अंधेरे पक्ष को इसके नाम के विपरीत सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है चंद्रमा का निकट भाग, मतलब कि जहां पे सबसे पहले जो है सनलाइट पहुंचता है, तो निकट भाग अपेक्षाकृत चिकना है और इसमें अधिक ज्वालामुखी मैदाने हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है केवल चीन का चंद्र मिशन ही चंद्रमा के सुदूर हिस्से तक पहुंच सका है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो गलत है? तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन जो है वो सही है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो है देश के चंद्र मिशन निकट दिशा में उतरे हैं जबकि चुनौतियों के कारण बहुत कम चंद्र मिशन सुदूर दिशा में उतरे हैं। केवल चीन का मिशन ही जो है सुदूर दिशा में भेजा गया था, ठीक है। इसलिए सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है? तो यह जो है अत्यधिक आक्रामक पेड़ है। यह ध्यान रखिएगा, हाईली इन्वेसिव ट्री है जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से संबंधित है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सेना स्पेक्टाबिलस एक हाईली इन्वेसिव ट्री है, अत्यधिक आक्रामक पेड़ है, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस की और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा